थोड़े समय में हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। आज पॉपुलेशन में हम नंबर 1 हैं। तो ये पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए जो समस्या का कारण है, वो पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ भी है। हमारे युवा इस देश के कर्णधार हैं। लगातार रूप से प्रधानमंत्री मन की बात में ये स्पष्ट करते आए हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले भी मन की बात में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। इससे पहले उन्होंने स्टार्टअप्स में युवाओं की बात की थी। स्टार्टअप, बिजनेस, राजनीति और सोशल वर्किंग, ये बड़े वैसे तो जनरल पहलू है, लेकिन फिर भी इनमें कदम बढ़ाने से पहले युवा बहुत बार सोचता है। अभी तक भी वो जनरेशन चल रही है जो कि तैयारियों में, नौकरियों की तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि हम बात स्टार्टअप्स, बिजनेस की कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ इसी सब्जेक्ट पर काम करने वाले एक युवा है। वो युवा है सचिन आनंद शर्मा, जिन्होंने बड़ी ही संघर्षरत जीवन से अपने आप को स्थापित किया, आगे बढ़े, और सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़े, आज वो अपनी सोशल वर्किंग से, अपनी समाज सेवा से लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे हम सचिन जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडियम एज के माध्यम से मैं लगातार आपको काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ जी। आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार के जितने भी मुद्दे होते हैं आप वहाँ पहुँचते हैं जी। चाहे वो सामाजिक कुरीति हो, या फिर कोई दुर्घटना हो, या फिर कोई ज्वलंत मुद्दा हो राजस्थान का, आप वहाँ पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ और उन मुद्दों को कवर करते हैं और जनता तक प्रत्यक्ष रूप में पहुँचाते हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपको। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस पीढ़ी में जो हमारे फादर्स थे, तो उस पीढ़ी में ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में जुटे रहे, और जो हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं वो सब सरकारी नौकरियों की उन्होंने तैयारियां की जी, और कुछ प्राइवेट जॉब्स में भी चले गए जी। लेकिन आपने बिजनेस चुना जी, ऐसा कैसे संभव हुआ? देखिए, बचपन से ही परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रही। फादर मेरे बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे जी। जब मैं मात्र 11 साल का था, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जी। और संगठित जीवन रहा, आगे बढ़े, और मैं एजुकेशन भी मैंने काफ़ी अच्छी की है, AA B.Ed हूँ जी। और सरकारी नौकरी में जाना चाहता था, जैसा कि आपने बोला, काफ़ी मैंने 4-5 साल तैयारी भी की जी। फिर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं बिजनेस लाइन में आया, और मैंने सहर्ष स्वीकार किया इस चीज़ को, और इसमें मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। युवाओं को भी मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि वो इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं जी। और कोई भी फील्ड हो, जैसे आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करते हैं, तो आपको सतत उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो व्यवसाय हो और चाहे वो तैयारी वाला गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना हो। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सतत मेहनत करते रहिए, तो आप आगे बढ़ते रहिए। आप एक एम बना लीजिए, अपना एक ध्येय बना लीजिए, उद्देश्य बना लीजिए, और उसके प्रति आगे बढ़ते रहिए, तो आप युवा व्यवसाय के रूप में भी आगे बढ़ते। दिक्कत यहाँ नहीं है कि सरकारी नौकरियों में जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आज तक भी लोग स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए ज़्यादा बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि एक तो फंडिंग की कमी होती है कहीं ना कहीं, दूसरा डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल है वहाँ पर। लेकिन आपने ये निर्णय किया है, तो इसके पीछे कैसा सपोर्ट मिला आपको? चूँकि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी जल्दी गुजर गए। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो ईश्वर को, जो मैं हमेशा देता हूँ जी। दूसरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार को, जो मेरे साथ हर संघर्ष में मेरे साथ जुड़ा रहा जी। तीसरा धन्यवाद मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ जोड़ा, और उन्हीं की वजह से जहाँ भी मुझे परेशानी आई मुझे साथ मिला, चाहे वो फाइनेंशियल साथ हो जी, चाहे वो मॉरली साथ हो, वो साथ मिला, और उनके साथ की वजह से ही और खुद के दृढ़ निश्चय की वजह से मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा जी। अच्छा, आप जैसे मेडिकल लाइफ में आ गए, मतलब आपने दवा कंपनियां शुरू की जी, और इस फील्ड में काम किया, लेकिन आपने जो पढ़ाई की वो टीचिंग से संबंधित की जी। तो ये डिसीजन कितना टफ? काफ़ी टफ था, और मैं AA B.Ed हूँ। मैंने शिक्षा में और हिंदी में MA किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है, BSc हूँ,
जी। और बहुत मुश्किल था। 4-5 साल लगातार तैयारी करने के बाद भी मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाया। तत्पश्चात मेरे एक मित्र ने फार्मा कंपनी लॉन्च की थी जी। उसके साथ मैं जुड़ा, 5 साल उसके साथ काम किया, बहुत संघर्ष में वो समय निकला। बिल्कुल। उसके बाद इस लाइन में मैं आया। इस लाइन में आकर के निरंतर मैं रुका नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं कंटिन्यू काम करता रहा। और अच्छे डॉक्टर्स का और उनका सबका साथ मिला मुझे, इसलिए मैं सफल हो पाया। आपके बारे में पता चला कि आपके फादर एयरफोर्स में रहे जी। और एक दुर्घटना के बाद वो इस दुनिया से विदा हुए, जी। तो उस समय आपकी उम्र 11 वर्ष थी। जी। एक 11 वर्ष के बच्चे की मनोदशा उस समय क्या रही होगी? अचानक से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, डाउनफॉल आ गया कहीं ना कहीं, और मानसिक स्तर पर भी आप गहरे प्रभावित रहे होंगे, तो ये कैसा चैलेंजिंग था, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, चैलेंजेस और संघर्ष तो जब बच्चा पैदा होता है जन्म के साथ ही उसके स्टार्ट हो जाते हैं। जी। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कहीं पर भी जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको रुलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो वो रोता है और परिवार हंसता है। जी। वहीं जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही होती है, तो वो आत्मा हंसती है लेकिन परिवार रोता है। तो संघर्ष और चैलेंजेस तो जन्म से स्टार्ट होता है। मनुष्य योनि में जन्म लिया तो देखो संघर्ष तो आजीवन चलते रहता है। किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के कम है। मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ जब मैं 11 वर्ष का था। एयरफोर्स स्कूल, अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे जी। और वहाँ से जीवन पलटा। पिताजी का देहांत हुआ, गांव में गए, सरकारी स्कूल में पढ़े जहाँ पर ABCD 6 से स्टार्ट होती थी। जी। मैं सब 7th में आया था और हम लोग कर्सिव राइटिंग लिखते थे। तो ऐसा जीवन में परिवर्तन आया। सिस्टर भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, अच्छी एजुकेशन ले रही थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में गई। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट स्कूल बेकार होते हैं, लेकिन एक जो परिवर्तन आया उसके बारे में 11 वर्ष की उम्र थी, 7वीं क्लास में पढ़ता था और आगे का जो पेंशन वगैरह है वो भी कम हो गई थी पिताजी के जाने के बाद। तो वो जीवन बहुत मुश्किल से चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए। वहाँ से 12th पास की स्कूल से और शुरू से लास्ट तक टॉपर रहा मैं 12th क्लास तक। जी। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करने के बाद डबल MA की। तो कंटिन्यू संघर्ष रहा। माताजी एक्सपायर हो गई 2005। माताजी के ध्यान से पहले सिस्टर की शादी हो गई थी, बहन की शादी। अच्छा। मैं मेरे लिए फिर मेरा संघर्ष मेरे लिए था, व्यक्तिगत हो गया मेरे लिए संघर्ष। 5 में बीएड करी, 5-6 में तैयारी की 10 तक, 2010 तक। जी। 2010 में एक इष्ट मित्र के साथ मिलकर के इस लाइन में आया, मेडिकल प्रोफेशन में आया। जी। और वहाँ से थोड़ा सा जीवन परिवर्तित हुआ। अच्छा, जो आप जैसे बिजनेस लाइन में आए तो क्या सब कुछ आसान रहा आपके लिए, या मतलब जैसे कि उस समय बिजनेस में बहुत कम युवा जाते थे? जी। तो क्या आपके लिए रास्ता आसान रहा या क्या चैलेंजेस रहे, क्या चुनौतियाँ? देखिए, 2010 से 15 तक मैंने मेरे दोस्तों के साथ काम किया और अनुभव लिया इस लाइन का, मेडिकल लाइन का। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि यार अब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी पुत्री हो चुकी थी मेरी 3 साल की। अच्छा। और आप समझ सकते हैं कि नौकरी करके जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था और सपने बड़े थे और सेवा करने का जज्बा था कि हम खुद के तो पेट पालना ही है। जी। लेकिन मनुष्य, आप परमात्मा का धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि आपको एक मनुष्य योनि में जन्म दिया, ऊपर से आपको ईश्वर काबिल बना दे, तो आप ये चाहते हैं कि आप सेवा करें और मैं वो काबिल बनना चाहता था, मुझे सेवा करनी थी। जी। 15 में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक था, अकाउंट्स लगभग खाली थे। जी। मुझको प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए रवि जी 2 बार 50-50 हज़ार रुपये ब्याज पर उधार लेने पड़े। अच्छा। वहाँ से मैंने 2 प्रोडक्ट करके धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया, स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाया और बिजनेस को भी सतत कंटिन्यूसली आगे बढ़ाया। जी। अच्छे लोगों का साथ मिला और नीयत साफ थी। जी। बिजनेस बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया तो आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये थी कि आपके पास एक ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ अरेंज कर दिया था, लेकिन आजकल युवाओं के सामने फंड्स की बड़ी कमी रहती है। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आजकल के युवाओं के लिए तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें स्टार्टअप्स के लिए लोन दिए जाते हैं। हमारे समय में वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर आपको व्यवसाय करना है या कुछ भी करना है तो आपको किसी न किसी अपने जानकार से या किसी से आपको पैसे उधार लेकर के या
कुछ ज़मीन बेच के, मकान बेच के ऐसे ही आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी आप चाहो तो लोन की सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको प्रदान कर रही है, उनको यूज़ करके आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो सचिन जी, आप जहाँ से आते हैं, जो क्षेत्र आप जहाँ की आपकी पैदाइश है, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, किसी जमाने में वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा जी। अलवर जिले का रैणी गांव जो है, आज शायद वो नगर पालिका हो चुका है। हाँ। और वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी निकल चुका है जी। तो क्या मानते हैं आप कि ये जो परिवर्तन आया है, ये आज का समय और उस समय में कितना डिफरेंस है? आपको डिसीजंस लेने में कितना टफ रहा? गांव से जब निकला था तब उस टाइम रैणी उप तहसील हुआ करता था, और आज जैसा कि आपने कि ये नगर पालिका हो चुका है जी। डिसीजंस काफ़ी टफ रहे, क्योंकि माता पिता का स्वर्गवास जल्दी हो गया था, और माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद में लगभग गांव से अटैचमेंट तो रहा, जो आज भी है, परंतु मैं ये ध्येय कर लेके निकला कि अब मैं गांव दोबारा आऊँगा तो सफल होके आऊँगा। और यहाँ पे लगातार मैं काम करता रहा जयपुर में जी। और आपने जैसा कि बोला कि आपने व्यवसाय को चुना, तो व्यवसाय को मेरे ईश्वर ने मुझे दिया, मेरी डेस्टिनी ने मुझे दिया जी। और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। और मैं मेरा रवि जी एक उद्देश्य रहा है जीवन में कि रिग्रेट कभी नहीं करना किसी चीज़ का, पछतावा नहीं करना। जो आपको मिल रहा है ना, उसे स्वीकार करो, उस सच को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा जो मेरे अंदर थी, जो दृढ़ निश्चय था, वही मुझे आगे लेके आया, वही मुझे रैणी से जयपुर तक लेके आया। और आज 2 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मैं चार्टिंग इंग्लिश चला रहा हूँ, तो वो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली जी। अच्छा सचिन जी, जैसे कि आपके बारे में ये है कि आपने एक फाउंडेशन की शुरुआत भी की, प्रारब्ध फाउंडेशन नाम से ये फाउंडेशन है, और सोशली आप लगातार वर्किंग कर रही, आपने इसका प्रथम स्थापना दिवस भी मनाया है। तो एक जो जनरली जो मेडिकल लाइफ होती है, उसमें लोगों से टच नहीं होता ज़्यादा, फिर भी आपने सोशल लाइफ को चुना, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मुझे शुरू से शौक रहा है सोशल सर्विसेज का, क्योंकि जब 11 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, तो हमने वो संघर्ष देखा है जो कि एक आम आदमी आज कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रवि जी आती है मेडिकल लाइन में। स्वास्थ्य से संबंधित जब लोग आदमी बीमार होते हैं, कुछ समस्या आती है, तो छोटे सेंटर्स से, रैणी जैसी जगह से हायर सेंटर्स में आते हैं। जैसे कि एसएमएस आप जानते हैं कि अपने प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, तो यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ स्थितियाँ ये है कि मतलब वहाँ पर इतनी भीड़, सुविधाएं खूब हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उस लेवल पर नहीं है। एक दिन में हजारों की ओपीडी जी। तो आते हैं तो लोग इतने परेशान होते हैं, वहाँ पर उनको दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उनको वहाँ जांच करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उनको बाद में डॉक्टर्स के कमरे पे जाकर के भी दिखाना पड़ता है, प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है एक गाँव से निकल कर तो उनके कॉल्स मेरे पास हमेशा संपर्क आते थे, क्योंकि मैं इस फील्ड में आया तो वो उम्मीद करते हैं कि मेडिकल फील्ड वाला आदमी हमारी हेल्प कर पाए। मैंने प्रत्येक फोन उठाया, हर को जवाब दिया। किसी का अपॉइंटमेंट बुक कराना है, किसी को डॉक्टर को दिखाना है, कोई जांच करवानी है, मैं उनके साथ जाता, उनके साथ जुड़ता, जब तक वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर नहीं चला जाता, उसकी सेवा में मैं लगा रहता जी। तो ये जब हमने वो परिस्थिति देखी है, हमने चीज़ फील की है, तो हम उसी को सोचते हुए कि भाई गाँव आदमी कितना परेशान हो सकता है, उसकी परेशानी को कम करने के लिए मैं लगातार प्रयत्न करता रहा जी। अच्छा, आप ये जो फाउंडेशन की शुरुआत हुई जी, इसके पीछे एक जो टीम है, या फिर ये सिर्फ आपका आइडिया था अकेले? मतलब कोई टीम का इसमें आइडिया था या सिर्फ अकेले आपका आइडिया? देखिए, मेरे मन में बहुत समय पहले से ही इस तरीके की सेवाएं करने का मन था जी। जैसे प्रकृति की सेवा, गौ सेवा, है ना, वृक्षारोपण, इस तरीके का था। और मैंने परिकल्पना रखी, कुछ लोग जुड़ते चले गए, जिनको मेरा विचार अच्छे लगे, वो एक बाय एक मेरे साथ जुड़ते चले गए। तो एक हमारी टीम तैयार हो गई, बड़ी टीम तैयार हो गई। और जो इस प्रकार की सोच के जो लोग होते हैं रवि जी, वही आपके साथ जुड़ते हैं बिल्कुल, और वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट देते हैं, मॉरली भी सपोर्ट देते हैं, हर प्रकार से आपको लाभ। और यही एक रीज़न रहा कि हमने सफलता पूर्वक 1 साल पूर्ण किया। अभी हमने स्थापना दिवस मनाया, और हमने उसको धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से मनाया जी। और एक मैसेज दिया कि जगत के कल्याण के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए
ही हम निरंतर कार्य करें, लेकिन जो प्रकृति हमें दे रही है जी उतना तो हम प्रकृति को जीवन में नहीं लौटा सकते, लेकिन जितने हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना तो हम प्रकृति के लिए करें। बिल्कुल। जैसे कि युवाओं में एक एनर्जी होती है कि वो सोशली कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी तब फीकी पड़ जाती है तब जब उन्हें इकोनॉमिकली, जब उन्हें आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो कई बार फायर बैक हो जाते हैं या फिर पीछे लौट जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जी, मैं तो एक बड़ी बात ये आपको बताना चाहूँगा कि सोशल सर्विसेज में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिकली वहाँ से कोई लाभ लेना चाहें, वो चीज़ तो बहुत मुश्किल है जी। वो तब हो सकती है जब आप अपने फाउंडेशन को या संस्था को स्थापित कर दें, है ना। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, उनके माध्यम से आप जुड़ करके आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपका उद्देश्य केवल और केवल सेवा करना है, केवल और केवल प्रकृति की सेवा करना, लोगों की सेवा करना है, तो इकोनॉमिकली आप सोच के उसको नहीं चलें। आप उसको सेवा के रूप में ही लेके चलें कि मुझे सेवा करनी है, जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी आप सेवा कई प्रकार से कर सकते हैं। तन मन धन से सेवा। अगर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप शारीरिक रूप से चले जाएं जी। किसी भी संस्था से जुड़ करके आप सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। आपकी फाइनेंशियली आप मजबूत नहीं है तो जितना सामर्थ्य है उतनी सेवा करें, बिल्कुल, ज़्यादा नहीं करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी ना किसी रूप में आप सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, प्रकृति की सेवा करते रहें। बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, जैसे कि आज आप एक स्थापित युवा व्यवसायी हैं जी, आपने संघर्षरत जीवन जिया है, आज बिजनेस और सोशली आप दोनों तरह से एक्टिव हैं। क्या भविष्य में पॉलिटिकल भी आप कहीं? देखिए, अभी ये तो काफ़ी आगे की बातें हैं पॉलिटिकली। अभी तो मेरा उद्देश्य केवल और केवल सेवा करना है। और अगर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ईश्वर पे और डेस्टिनी पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, तो अगर कहीं जुड़ाव रहा, कभी ईश्वर ने चाहा या मेरी किस्मत ऐसी रही कि मुझे कोई मौका मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा। अच्छा सचिन जी, एक सवाल ये है कि जैसे आपने पॉलिटिकली भी कई बार कुछ धरने प्रदर्शनों में आप देखे गए हो, तो ये क्या मामला था? क्या आप पहले पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते थे? जी रवि जी, ज़्यादातर जो धरने और रैलियाँ जो हमने निकाली हैं वो सामाजिक रहे हैं ज़्यादातर। पॉलिटिकली मैं मतलब धरनों में कम ही गया हूँ। अच्छा। ज़्यादातर समाज के जो धरने होते हैं उनमें मैं गया हूँ और सब समाज के मुद्दों पे हमने काम किया है जी, चाहे वो EWS वाला मुद्दा हो जी। और हमने धरनों में काफ़ी संख्या में हम लोग साथ में लोगों को लेकर के हमने धरने किए हैं। और सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, उससे हमने मांग की है, स्पेसिफिक मांग जो हमारे धरनों से संबंधित जो होती थी उनको मांग की है जी। और ज़्यादातर धरनों में हम रैलियों में हम उनमें सफल भी हुए हैं हमारी टीम के साथ जी। अच्छा, आगे आप क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि भविष्य में, नियर बाई भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? आज आपकी 2 कंपनियां हैं, अब नेक्स्ट क्या? देखिए, काम तो करना ही है और बड़े काम करने हैं। एक छोटे से गांव से निकले और आज यहाँ तक आए हैं और 2 फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग कंपनी हमारी हैं जी। और आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का प्लान है। एक दीपसी हॉस्पिटल आगर रोड पे, उससे भी हम एसोसिएट हैं जी। और वहीं हमारा प्लान है, 50 बेड हॉस्पिटल है, उसको हम 100 बेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं जल्दी जी। और उसी से रिलेटेड और भी कोर्सेज वगैरह, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, ये हम चलाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जैसा मैंने आपको बताया वो भी हम जल्दी प्लान में है हमारे। तो व्यवसायिक रूप से तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा करना रहेगा कि हमारा एक लक्ष्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है लोगों की, प्रकृति की जी, है ना, ये गौ माता की, जो हमसे मैक्सिमम हो पाएगा हम करते रहेंगे जी। अच्छा, युवा व्यवसायियों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को रन करें, या कोई जैसे स्टार्टअप में आना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, स्टार्टअप में जो आना चाहते हैं और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक यही मैं एक विचार रखना चाहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है, कोई भी क्षेत्र बड़ा नहीं है। जैसे कि आपने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, चाय वाले का इंटरव्यू किया है और आपने एक ज्वेलर का इंटरव्यू भी किया है जी। छोटे छोटे व्यवसाय और बड़े व्यवसाय, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा कोई भी काम बड़ा नहीं होता, है ना। तो जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि सतत मेहनत करते रहें, एक लाइन पकड़ लें और आप
कंटिन्यूसली उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें जी। दृढ़ निश्चय के साथ। हार नहीं माननी है किसी भी सूरत में, चाहे कोई फाइनेंशियल ड्रॉबैक आए, चाहे वो किसी तरह की परेशानी आए, आप अगर निरंतर मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ईश्वर आपको उस चीज के लिए लाभ पहुंचाएगा और आप सफल होंगे, इस बात में कोई दो राय। एक थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक बात है, लेकिन मैं सभी से करता हूँ ये बात कि आज हमारे देश में युवा आत्महत्याएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ी निराशाजनक और चिंताजनक बात है। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और युवा वैसे भी हैं जो कर्जा कर लेते हैं अपने ऊपर, तो दूसरे मामले होते हैं। उनसे क्या कहेंगे आप? मतलब ऐसे युवा जो थोड़े फ्रस्ट्रेट हैं अपने आप में, उनसे क्या कहेंगे? बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दो तरीके की बात होगी, एक तो स्टूडेंट की आत्महत्या करना जी, और एक किसी काम करने वाले की, व्यवसाय मान लो उनकी आत्महत्या करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। आज स्टूडेंट के ऊपर तो प्रेशर बहुत है पढ़ाई का, माँ बाप की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है कि मेरा बेटा, कंपैरिजन करते हैं। और दोनों ही केसेस में कंपैरिजन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जी। कंपैरिजन करना किसी दूसरे के बच्चे से, उसके बच्चे के तो 95% आए, आपके 80 आए जी, ठीक है। मैं मेरा एग्जांपल दूंगा, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, मैं सरकारी जॉब। एक्चुअली ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि आप कम उम्र में ही आपने अपने माता पिता को खो दिया जी, और उसके बाद भी आपने अपने आप को एक स्थापित बिजनेसमैन की ओर आप लेकर, मैं मेरा एग्जांपल देके आपको इस चीज को बताना चाह रहा था कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा जी, सरकारी नौकरी मेरी लग नहीं पाई। मेरा उद्देश्य डॉक्टर और IAS बनने का था जी। और मेरे गांव में सब लोग जानते थे कि जिस जमाने में मैं पढ़ता था, मेरे स्कूल टॉप करी है हमेशा जी, और हमेशा पढ़ाई में होशियार रहा हूँ। मेरी सरकारी जॉब नहीं लग पाई, किसी भी डॉक्टर नहीं बन पाए, IAS नहीं बन पाए, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ और कंपैरिजन कभी किसी से नहीं किया जी। यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं वो कंपैरिजन करते हैं, माता पिता का प्रेशर होता है, टीचर का प्रेशर होता है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, वो उतने ला नहीं पाता, तो उसको डर रहता है कि अगर मैं इतने नंबर नहीं लाऊंगा तो मुझे समाज में धुतकारा जाएगा, मुझे मेरे पड़ोसी भी ये बोलेंगे कि यार ये बच्चे के इतने नंबर नहीं आए, तो वहाँ बच्चा हताश होता है, हताश होकर वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और उसके पास कुछ चारा नहीं बचता। वहीं अगर उसे काउंसलिंग मिले, अगर उसको कोई समझाया जाए, तो वो उस सूरत से बाहर आ सकता है। जो काम कर रहे हैं वो भी आज कंपैरिजन कर रहे हैं, बगल वाले से कंपैरिजन करते हैं, उसने 2 कंपनी बना ली, उसने ये कर लिया, उसके पास XUV 700 गाड़ी है, उसके पास क्या है, उसके पास घर बना लिया, उसने इतनी कम उम्र में इतनी प्रोग्रेस कर ली, मुझे भी करनी चाहिए। इस सूरत में वो क्या करता है, कर्जे करता है, बैंक से लोन लेता है, मार्केट से पैसा उठाता है और वो सफल नहीं हो पाता है, तो उसके पास चुकाने की क्षमता नहीं है। आज जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं, मैं उनके माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनको प्रेशराइज मत कीजिए। वो पढ़ाई में कम होने के बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़ सकते हैं, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, IT क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। आप प्रेशराइज मत कीजिए, बच्चों को इस लेवल पे मजबूर मत कीजिए कि उनको आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाना पड़े, उसमें आपके पास फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा नए लड़कों से जो कि अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप कंपैरिजन मत कीजिए। आप जिस क्षेत्र में जितना भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, निरंतर बस अपने क्षेत्र में काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको निश्चित रूप से ईश्वर सफलता देगा और आप भी और लोगों की तरह सफल बनेंगे, 100% बनेंगे। बहुत अच्छे शब्दों में आपने समाधान को प्रस्तुत किया है और आपने अपनी जर्नी भी बताई है। सचिनानंद शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तब तक अगली शख्सियत से परिचय तक जुड़े रहिए, आप हमारे साथ देखते रहिए मीडिया न्यूज। नमस्कार।